हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो ऑफ लर्निंग थ्रू स्टोरीज। कई सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि सर जीके करनी तो है लेकिन जीके के अंदर चीज़ें याद नहीं रहती। तो चीज़ें क्या है, कैसे है और कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। तो सारे तो टॉपिक हम नहीं देख सकते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग स्टोरी फॉर्मेट के अंदर आपके लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पर आपको उनकी स्टोरी बताई जाएगी, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको इनमें दिक्कत ना आए, है ना। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 125 सीआरपीसी, जिसके तहत विमेन को, मुस्लिम विमेन्स को यहाँ पर मेंटेनेंस दिया गया है, जिसका रिसेंटली यहाँ पर केस सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला था, है ना। अब इसके अंदर मेन बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कई तरह की जो है वो हमारे पास में मुस्लिम विमेन का नाम आता है जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शायरा बानो, शबाना बानो, या फिर बिल्किस बानो, या फिर आपके शाह बानो, है ना। तो इतनी सारी विमेन है कि एक बार पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सी बानो कहाँ पर कैसे लगेगी, है ना। तो थोड़ा इसका बेसिक्स हम लोग समझते हैं कि चीज़ें क्या थी और कैसे ये पूरी बनी। देखिए, शुरुआत के अंदर जब देखने को मिलता है तो इंडिया के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे या फिर हम बहुत एजुकेटेड थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ऐसी सिचुएशन में थी जो कि आज तक भी उनके एरियाज़ के अंदर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पर रिजिडिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और यही चीज़ मुस्लिम्स में भी देखने को मिली थी। मुस्लिम्स के अंदर बेसिकली जो विमेन है उनको मेंटेनेंस का राइट नहीं है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर डाइवोर्स होता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो मुस्लिम वुमेन है उसको हस्बैंड की तरफ से कोई भी चीज़, कोई भी एलिमनी, कुछ भी पैसा नहीं दिया जाएगा अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। जैसे ही ये चीज़ देखने को मिलती है तो इससे विमेन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती थी इंडिया के अंदर। स्पेशली जो मुस्लिम विमेन है, हिंदू वुमेन्स को या बाकी वुमेन्स को ये सब मिलता था, लेकिन मुस्लिम वुमेन बहुत एक्सप्लॉइट होती थी। ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद अहमद खान नाम के एक पर्सन थे इंदौर के, जिनके 6 बच्चे थे और एक वाइफ थी जिसका नाम था शाह बानो। शाह बानो जो थी बेसिकली इनका अपने हस्बैंड के साथ में तलाक हुआ, और तलाक होने के साथ में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही उनको तलाक दिया गया तो इनके हस्बैंड जो खुद लॉयर थे, तो उनको लगा कि मैं तो वकील ही हूँ, मेरे खिलाफ कोई क्या ही कर लेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने शाह बानो को मना कर दिया कि मैं आपको कोई भी तरह का मेंटेनेंस नहीं दूंगी। शाह बानो जिसके इतने बच्चे और वो खुद है, वो अपने आप को कैसे सस्टेन कर पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हुआ कि शाह बानो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। कोर्ट के अंदर केस ऊपर जाते 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 1985 के अंदर डिसाइड होता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये बात कहता है कि 125 सीआरपीसी जिसके अंदर मेंटेनेंस का राइट वुमेन का दे रखा है वो मुस्लिम विमेन को भी मिलेगा। अब गौर करें, मुस्लिम विमेन को ये राइट मिलेगा और शरीयत के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है। यानी कि मुस्लिम कन्वेंशनल जो लॉ है, जो उनका रिलीजियस लॉ है, वहाँ पर वुमेन को इस तरह के मेंटेनेंस की कोई बात नहीं दी हुई है। तो जैसे ही ये जजमेंट आया, तो जजमेंट के आने के साथ में ही पूरे मुस्लिम समाज, पूरे इंडिया का जो है वो एक साथ में इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने लगता है। इतना भयंकर प्रोटेस्ट देश के अंदर होता है, और उसी समय वो दरमियान चल रहा था जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई ही थी और राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने ही थे। कहाँ से? वो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, ना ही उनको पॉलिटिक्स का कोई अनुभव था। वो पहले एक पायलट थे और पायलट से डायरेक्टली इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो एज सच एक यंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, जिनको प्रेशर अगर आता है उनके ऊपर तो कैसे वो उसको फेस करेंगे, ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। इस चीज़ का अनुभव नहीं था, इसका प्रैक्टिस नहीं थी। और एज सच जब शाह बानो का जजमेंट आया और उसके बाद में जो पूरे के पूरे एरिया के अंदर, पूरे के पूरे देश के अंदर मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, तो ये देखने को मिला कि धीरे धीरे करके राजीव गांधी के ऊपर ये एक बहुत बड़ी प्रेशर बना कि भाई आप यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि मुस्लिम्स के राइट्स जो हैं, मुस्लिम्स के राइट्स, मुस्लिम का जो शरीयत के अंदर जो लॉ है वो प्रिवेल करे और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दब जाए। शुरुआत में सबको लगा भाई राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न पर्सन है, इंडिया में कंप्यूटर लेकर के आ रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ नहीं करेंगे और मुस्लिम्स के राइट्स उनको देंगे। लेकिन देखने को भी मिला कि बाद में वो प्रेशर के सामने झुक जाते हैं, और झुक करके यहाँ पर जो है 1986 के अंदर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास करते हैं, जिसके तहत ये देखने को मिलता है कि वो जो मेंटेनेंस की बात कही गई थी कि भाई मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिलेगा, वो चीज़ को वहाँ पर पार्लियामेंट में बिल ला करके क्वैश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और अब सिर्फ ये कहा जाता है कि जो इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ वो 3 महीने जिसके अंदर मुस्लिम विमेन का तलाक होता है। देखो, तलाक का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर 3 बार तलाक बोला जाता है हर 1 महीने के गैप से। 1 महीने के अंदर दोनों के बीच में कॉन्सिलिएशन करवाया जाता है, बातचीत करवाई जाती है ना। तो 3 महीने बाद में यहाँ पर जो तलाक बोला जाता है, तो जो 3 महीने का इद्दत पीरियड है, इस इद्दत पीरियड के अंदर तो आपको यहाँ पर मेंटेनेंस दिया जाएगा, इसके बाद में कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर उस प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट एक्ट में दी गई। जैसे ही ये बात हुई
तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम तो सब शांत हो गए कि भाई ठीक है, हमारी जो पहले सिचुएशन थी वो प्रिवेल हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि राजीव गांधी जी के ऊपर यहाँ पर एक धब्बा लग गया कि ये मुस्लिम फेवर करने वाले पर्सन है। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने हिंदूज को फेवर करने की कोशिश करी, और हिंदूज को फेवर करने का इफेक्ट यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिला कि हिंदूज को फेवर करने के लिए इन्होंने हाथों हाथ उसी के बाद में, उसी के थोड़े दिन बाद में यूपी के अंदर क्या देखने को मिलता है कि अयोध्या के पास में यहाँ पर एक केस लगाया जाता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। जो केस जिस दिन डाला जाता है उसके 2 दिन बाद ही उसको एक्सेप्ट करके और उसका जजमेंट आ जाता है, और उसके 8 घंटे के अंदर अंदर सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। वो जजमेंट था राम मंदिर को, उसके ताले को खोलने का। राम मंदिर का ताला खोला जाता है, और क्योंकि वहाँ पर जो है वो यूपी के अंदर जो सरकार थी वो भी राम मंदिर के ताले खोलना चाहती थी, तो ऐसा जैसे ही ये जजमेंट आया, जजमेंट आने के 2 दिन बाद में 8 घंटे के अंदर सरकार वहाँ पर ताला खोल देती है। जैसे ही ताला खोला जाता है तो जो भी हिंदू पक्ष है वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं, और जो बाबरी मस्जिद है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बाबरी मस्जिद उसके बाद में टूटता भी है वगैरह सब कुछ होता है ना। और दोनों का बैलेंस ना बिठा पाने के कारण, मुस्लिम्स और हिंदू का बैलेंस ना बिठाने के कारण से 1987-88 के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर यहाँ पर जो है वो राजीव गांधी की जो है वो बेसिकली हार हो जाती है ना। राजीव गांधी उसको जीत नहीं पाते हैं, और फिर दूसरी पार्टीज यहाँ पर जो है वो आगे आ जाती है। लेकिन ये सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखो 2 चीज़ें हुई। एक तो कम्युनल वॉयलेंस उठ गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि आपके जो 125 सीआरपीसी में मुश्किल से मुस्लिम वुमेन्स को मेंटेनेंस मिला था वो भी खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा क्या होता है, इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में 1990s से जो दरार है वो बढ़ने लगती है ना। इस दरार का इफेक्ट 91-92 के अंदर सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद में देखने को मिलता है, और इसका अगला इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है जब मोदी जी जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते हैं 2001 में, है ना। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि इस पूरे एरिया के अंदर जो गुजरात का एरिया है वहाँ पर एक ट्रेन जो है अयोध्या से आ रही होती है, और अयोध्या से आने के समय गोधरा नाम का एक स्टेशन आता है अहमदाबाद से पहले। उस स्टेशन के ऊपर यहाँ पर जो भी एरिया अयोध्या के जो जितने भी लोग आ रहे थे, अयोध्या से जितने भी लोग आ रहे थे, उनके जो डब्बे हैं, जो भी उनके जो कोचेज़ हैं, उन सब के अंदर आग लगा दी जाती है। और ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर इस आग लगने के कारण से पूरे के पूरे जितने हिंदूज थे उन सब के अंदर वो सबको जला दिया जाता है। इनके जलने के कारण से उसी डेट के ऊपर एक्चुअल में गुजरात का उस समय का जो बजट है वो पेश हो रहा होता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो है, जो उस समय वहाँ के सीएम भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वो उस समय बजट पेश कर रहे होते हैं। जैसे उनको ये बात पता चलती है वो सब कुछ छोड़ करके और वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो लड़ाई इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसी के बीच में, उसी दरमियान में वहीं पर एक जगह पर क्या होता है कि एक एरिया के अंदर मुस्लिम्स को घेर लिया होता है हिंदुओं ने, और वो जो हिंदूज होते हैं वो उनको मारने लगते हैं। तो मुस्लिम्स वहाँ पर अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। बिल्किस बानो भी इसके अंदर से एक औरत होती है जो अपने 2 बच्चों के साथ में वहाँ से भाग रही होती है, और उनके हस्बैंड और उनके जो देवर वगैरह हैं वो सब भी साथ में भाग रहे होते हैं। लेकिन देखने को ये मिलता है कि वो सभी लोग उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उनके हस्बैंड को मार देते हैं, और यहाँ पर ये जो बिल्किस बानो हैं इनके साथ में जो है बेसिकली रेप किया जाता है ना। इसके आगे ये चीज़ देखने को मिलती है कि विमेन के राइट्स का इस तरह से जो बुरी तरीके से दबाया गया है, इसके बाद में लगातार जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकालता है। ऐसा क्या होता है कि इसी दरमियान के अंदर डेनियल लतीफ़ी का केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो आपको देना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में वापस से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 2009 के अंदर फिर से एक केस आता है जिसके अंदर जो है वो शबाना बानो का केस होता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वापस से बताता है कि 125 सीआरपीसी के अंदर जैसे हिंदू, सिख्स को, जैन को, पारसी को सबको राइट है, वैसे ही मुस्लिम विमेन को भी राइट है कि उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, है ना। इसके साथ में ही मुस्लिम वुमेन्स की अगली जीत तब होती है जब देखने को मिलता है कि 2017 के अंदर जो शायरा बानो का केस था, जहाँ पर इंस्टेंटली उसको तलाक दे दिया गया था, जिसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, है ना। वो केस के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भी जो तलाक की बिद्दत है ना, जिसके अंदर आप जो है वो ट्रिपल तलाक दे देते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है और हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दुनिया के जितने देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उसमें मेजॉरिटी देशों के अंदर ये चीज़ जो है वो कोई लॉ नहीं है, तो इंडिया में भी ये लॉ नहीं रहेगा और मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके साथ में रिलीजियस राइट भी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 25 से 28 के अंदर, लेकिन ये कोई बेसिक पार्ट नहीं है रिलीजन का, तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं।
है ना। तो ये इतनी तरह की बानो हम लोगों ने देखी, जहाँ पर हमने शाह बानो से लेकर के डेनियल लतीफ़ी, शबाना बानो, बिल्किस बानो, शायरा बानो, इन सबको देखा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब जो फैक्ट्स मैंने आपको साथ में बताया स्टोरी के, उसको आप याद करें। ऑल्सो ये भी बताएं कि इसके अलावा और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि भाई हम लोग आपको स्टोरी के साथ में यहाँ पर बता करके और उसको पूरा करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।